हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। पार्किंसन डिजीज़ के बारे में इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने काफ़ी हद तक पढ़ लिया है कि पार्किंसन डिजीज़ यानी कि जो मूवमेंट की जो एबिलिटी है उसके अंदर किस तरीके से जो है ना वो डिफेक्ट आता है और जो कौन से जो न्यूरॉन हैं बिलखसूस डोपामिनर्जिक न्यूरॉन जो डोपामिन को रिलीज़ करते हैं। डोपामिनर्जिक न्यूरॉन की डिजनरेशन की वजह से डोपामिन का लेवल कम हो जाता है और जो है ना जो पैथोफिजियोलॉजी हमने पूरे जो है ना वो बेसल गेंगलिया की पढ़ी हुई थी इससे पहले लेक्चर में आप ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि जो है ना फिर आपको पार्किंसन डिजीज़ की जो अभी हम जो नेक्स्ट आज का जो हमारा लेक्चर है वो है पार्किंसन डिजीज़ के टाइप्स के बारे में और इसकी जो ट्रीटमेंट है पार्किंसन डिजीज़ के में आप कौन कौन सी ड्रग यूज़ कर सकते हैं उसके हवाले से है। तो इसको समझने से पहले आपको इसका पहला पार्ट बहुत लाजमी देखना है, ज़रूरी देखना है, ताकि आपको ये पता पड़ जाए किस तरीके से जो है ना पैथोफिजियोलॉजी है पार्किंसन डिजीज़ की और किस तरीके से जो है ना डिजनरेशन होती है डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स की और डोपामिन किस तरीके से रिलीज़ नहीं होता और कौन कौन से फैक्टर हैं जो इन्वॉल्व होते हैं पार्किंसन डिजीज़ के बारे में। आज के लेक्चर में जैसे मैंने आपको कहा कि हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि पार्किंसन डिजीज़ की जो अहम टाइप्स हैं वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले जो है ना वो है फेमिलियल पार्किंसन डिजीज़। अब इसके अंदर क्या होता है कि अगर आपके पेरेंट्स के अंदर जो फादर्स हैं उनके अंदर अगर ये डिज़ीज़ पाई जाती है तो आप में ये इस डिज़ीज़ की ट्रांसफ़र होने में ज़्यादा जो है ना वो आप इसके अंदर रिस्क फैक्टर के अंदर हैं, या एक रिस्क फैक्टर ये भी है कि आप जो है ना इस बीमारी में मुब्तला हो सकते हैं। उसकी वजह यह है कि आपके ग्रैंडफादर या फादर या आपके जो जीन्स या आपके जो ये कह सकते हैं कि जेनेटिकली जो कीन रिलेशनशिप हैं उनमें कहीं ना कहीं पर ये डिजीज़ पाई जाती थी जो आपको जो है ना थ्रू जीन्स वो ट्रांसफ़र हो सकती है। अब इसके अंदर होता एक्चुअल में क्या है कि जो प्रोटीन होती है, जो प्रोटीन आपको पता है जो डीएनए है वो प्रोटीन एट द एंड ऑफ द वो बनाती है और जो एक उसके उसके अंदर अगर म्यूटेशन हो जाए, उस प्रोटीन के अंदर अगर म्यूटेशन हो जाए, जीन्स बन रही है, उस जीन्स को बनाने के लिए प्रोटीन्स चाहिए, उस प्रोटीन्स के अंदर अगर म्यूटेशन हो जाए और वो प्रोटीन जो है ना वो बेसल गेंगलिया के में रिप्रेजेंट डोपामिन या के डोपामिनर्जिक न्यूरॉन हो गए या उनके लिए वो प्रोटीन बहुत लाजमी थी। लेकिन उन प्रोटीन्स के अंदर म्यूटेशन हो जाए, कोई ख़राबी आ जाए तो वो प्रॉपर वो प्रोटीन बनेगी नहीं। अगर वो प्रॉपर नहीं बनेगी तो वो जो फंक्शन है डोपामिन के लेवल को क्या कहते हैं लेवल में रखना, एक प्रॉपर अमाउंट के अंदर रखना, उस डोपामिन को सेफ रखना, उसकी रीअपटेक करना, उसके अंदर जो है ना वो डिफेक्ट आ जाएगा, जिससे जो है ना वो पार्किंसन के जो पेशेंट होता है वो वर्स कर जाता है, उसके अंदर जो है ना वो या पार्किंसन की जो बीमारी है वो उसके अंदर ट्रांसफ़र हो जाती है। आइए देखते हैं। अब इसमें दो टाइप के बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन हैं, एक है पार्किन के नाम से और दूसरा है अल्फा साइनोक्लिन के नाम से। अल्फा साइनोक्लिन को हम पहले पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद पार्किन को पढ़ लेंगे। अब अल्फा साइनोक्लिन एक प्रोटीन है। अब ये प्रोटीन क्या करती है कि ये रिस्पॉन्सिबल होती है किस लिए, साइनेप्टिक वेस्कुलर जो साइनेप्टिक ये जो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन होते हैं और ये पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है और यहाँ पर जो एरिया है इसको साइनेप्टिक रीजन कहते हैं। साइनेप्टिक वेस्कुलर रिसाइकलिंग करता है यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर अगर डोपामिन रिलीज हो जाता है अपने न्यूरॉन से, न्यूरोट्रांसमीटर से, यानी कि डोपामिनर्जिक न्यूरॉन से, तो वहाँ पर इसकी रीअपटेक होती है, रिसाइकलिंग होती है। और इसके अलावा फिर अगर ये यहाँ पर इस साइनेप्टिक रीजन में इसकी रीअपटेक होती है तो वापस से जो है ना वो न्यूरॉन के अंदर चले जाते हैं और वेजिकल के अंदर पैक होते हैं। ये डोपामिन की मैं बात कर रहा हूँ, डोपामिन वेजिकल के अंदर पैक हो गए। अब डोपामिन को अगर फर्दर हम रिलीज़ के लिए हम ज़रूरत है बॉडी को तो फिर ये रिलीज़ भी होंगी, तो ये फिर अपने वेजिकल से रिलीज़ भी होती है। तो इन सब प्रोसेस के लिए इन सब काम के लिए एक प्रोटीन की ज़रूरत है जिसको अल्फा साइनिक्लिन कहते हैं। अगर ये प्रॉपर है सही ये प्रोटीन अल्फा साइनिक्लिन बिल्कुल सही है और इस प्रोटीन के अंदर कोई भी म्यूटेशन, कोई भी ख़राबी नहीं आई है, तो ये सारे काम जो है ना वो होते रहेंगे। इसके अलावा माओ बी जो है ना वो क्या करता है कि डोपामिन की जो है ना वो
डिग्रेशन करता है, यानी कि इसको किल करने के लिए जो है ना वो ये क्या करता है कि डोपामिन अगर इस न्यूरॉन के इस एरिया के अंदर है और इसकी जो है ना वो वेजिकल के अंदर पैकिंग नहीं होती, तो ये इसको जो है ना वो डोपामिन के लेवल को कम करने की में रिस्पॉन्सिबल रहता है। तो हमें इस प्रोटीन की बहुत अशद ज़रूरत है। अशद ज़रूरत क्यों है? ताकि ये सारा प्रोसेस हो सके वेजिकल के अंदर, जल्दी से जल्दी ये पैक हो सके ताकि माओ बी से बच सके। इसके अलावा जो है ना वो रिलीज़ भी हो सके, तो रिलीज़ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और वापस से अगर हमें रिसाइकिल के लिए ज़रूरत पड़े या ज़्यादा अमाउंट के अंदर है और यहाँ पर ये ट्रेवल कर रहा है, तो वापस से रिसाइकिल न्यूरॉन के अंदर जाए और रीपैकिंग इसकी वेजिकल के अंदर पैक हो जाए। इसके लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? अल्फा साइनुक्लिन प्रोटीन की ज़रूरत है ताकि ये सारा प्रॉपर तरीके से हो सके। लेकिन मानो कि इसके अंदर म्यूटेशन होगी, ये खुद बीमार है, ये इसके अंदर कहीं पर डिफेक्ट आ गया, तो ये सारे काम होंगे। डोपामिन जो डोपामिनर्जिक न्यूरॉन, जो डोपामिन बहुत इंपॉर्टेंट है किस चीज़ के लिए? इसका प्रॉपर अमाउंट हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, जो मैंने प्रोसेस इससे पहले वाली वीडियो में बार बार कह रहा हूँ, ताकि आप उसको चेकआउट कीजिए और ये अपने D1 रिसेप्टर से और D2 रिसेप्टर से बाइंड हो और उसके बाद जो न्यूरॉन्स के ऊपर इसका जो इफेक्ट है गाबा न्यूरॉन्स के ऊपर वो प्रोड्यूस कर सके। इसके लिए हमारा जो डोपामिन है उसकी प्रॉपर अमाउंट और इसकी सेविंग बहुत लाजमी है। और इसके लिए आपने देखा कि जो अल्फा साइनुक्लिन की जो प्रोटीन है वो इम्पोर्टेंट है ताकि ये सारा काम ये कर सके, ये इन डोपामिन को रिलीज भी अच्छे तरीके से कर सके, वेजिकल के अंदर पैक भी कर सके, माओ बी से भी बचा सके और रिसाइकलिंग भी कर सके। लेकिन अगर ये खुद बीमार है, इसके अंदर म्यूटेशन हो चुकी है, तो ये सब काम होंगे? नहीं होंगे। अगर नहीं होंगे तो डोपामिन का लेवल क्या होगा? कम होगा। क्यों कम होगा? एक तो यहाँ पर चलो रिलीज़ हो गया, लेकिन वापस रिसाइकिल नहीं हो सकता। आप उसको वापस से जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो यहाँ पर आएगा नहीं, तो यहाँ पर और टॉक्सिन रहते हैं, जिस तरह माओ भी है और भी यहाँ पर क्या कहते हैं जो डोपामिन को कम करने के लिए वो होते हैं इनहिबिटर्स होते हैं, वो इसको ख़त्म कर देंगे। और अगर मान लो अंदर भी आ गया तो वो वापस वेजिकल में पैक नहीं होंगे, क्योंकि ये काम नहीं करेगा ये प्रोटीन। तो अगर पैक नहीं होंगे तो ये माओ भी उसको किल कर देगा और रिलीज़ के अंदर भी डिफेक्ट आएगा। यानी कि मसला ही मसला है। इस प्रोटीन के ना होने की वजह से पूरे डोपामिन के जो प्रॉपर अमाउंट के अंदर, रिलीज़ के अंदर डिफरेंट फ़र्क पड़ेगा और इसकी जो बॉडी के अंदर या जो न्यूरॉन के अंदर इसकी जो कंसंट्रेशन है डोपामिन की वो भी कम हो जाएगी। और कम डोपामिन लेवल से हमारा D1 और D2 पर जो इफेक्ट था वो प्रोड्यूस नहीं होगा। और अगर ये प्रोड्यूस नहीं होगा तो पार्किंसन का जो पेशेंट है वो इसके अंदर जो है ना और वर्स आ जाएगी, यानी कि वो और जो है ना वो डिजीज़ बिगड़ती जाएगी आपकी। अब दूसरी जो है ना प्रोटीन की बात कर लेते हैं। पार्किंग प्रोटीन क्या करती है? ये डीजनरेशन करती है, रिमूव करती है किस प्रोटीन को? जो एबनॉर्मल प्रोटीन होती है, मेड एनी रीज़न, किसी भी वजह से ऐसी प्रोटीन न्यूरॉन्स के अंदर बन जाए जो म्यूटेटेड हो, डीजनरेटेड हो, ख़राब हो। मान लो ये अल्फा साइक्लिन ख़राब बनी हुई थी, इसके अंदर म्यूटेशन थी, तो ये पार्किन आएगा और इस अल्फा को किल कर देगा। या और कोई प्रोटीन बनी हुई हो और वो भी म्यूटेटेड हो, ख़राब हो, काबिल यूज़ ना हो, तो क्या आएगा? ये पार्किन की जो प्रोटीन है ये आएगी और उसको भी किल कर देगी। यानी कि इसका प्रॉपर वर्क करना भी बहुत लाजमी है। अगर किसी भी वजह से कोई प्रोटीन ख़राब बन रही है तो वो इसको किल कर सके। लेकिन वही बात आ जाती है, अगर इस प्रोटीन के अंदर म्यूटेशन आ जाए, ये प्रोटीन ख़राब हो जाए, ये प्रोटीन प्रॉपर काम न कर सके, तो ये अल्फा साइक्लिन जो म्यूटेटेड बनी थी इसको किल करेगी? नहीं किल कर सकती। दूसरी कोई प्रोटीन अगर वो ख़राब बनी थी, म्यूटेटेड थी, उसको किल करेगी? नहीं करेगी। अगर इन सब को ये किल नहीं करेगी तो क्या होगा? ये होगा कि ये म्यूटेटेड प्रोटीन या म्यूटेटेड पार्किन या जो और बहुत सारी जो प्रोटीन बन रही हैं उनसे क्या होगा? एक तो ये अगर इसके अंदर बीमारी है, म्यूटेटेड है, ख़राब है, तो ये तो न्यूरल डेथ कर सकती है, यानी कि जो न्यूरॉन है उसको डेथ कर रिस्पॉन्सिबल है कि वो डेथ उसकी हो जाए। अगर वो डोपामिनर्जिक न्यूरॉन है, तो अगर डोपामिनर्जिक न्यूरॉन ही नहीं रहेंगे तो डोपामिन रिलीज़ नहीं होगा। तो ये एक तो ये पार्किन जो है ना म्यूटेशन की वजह से ये हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि जो मैंने कहा कि जो प्रोटीन बन रही हैं और वो ज़्यादा से ज़्यादा बन रही हैं, तो क्या
क्या होंगे, प्रोटीन की एग्रीगेशन हो जाएगी। किस प्रोटीन की? जो प्रोटीन ख़राब थी, सही नहीं थी, प्रॉपर वर्क के लिए नहीं थी, वो भी इकट्ठा हो रही हैं, तो उनसे एक लेवी बॉडी के नाम से प्रोटीन बन जाती है। और वो प्रोटीन, लेवी बॉडी प्रोटीन क्या करती है, ये भी जो है ना न्यूरोनल डेथ करा सकती है। तो हमें यहाँ पर ये पता पड़ा कि फेमिलियल पार्किंसन डिजीज़ के अंदर प्रोटीन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो प्रोटीन ने अल्फा साइनोक्लिन और पार्किन। इस अल्फा साइनोक्लिन क्या करती है कि वो प्रॉपर रिलीज, प्रॉपर रीअपटेक और वापस से पैक करती है डोपामीन को, ताकि डोपामीन की जो है ना वो बचत रहे, डोपामीन प्रॉपर तरीके से काम कर सके, यानी कि उसको सेव करती है, उसको सेफ तरीके से रखती है और प्रॉपर रिलीज करती है। और पार्किन जो है ना वो क्या करती है, कोई भी ऐसी प्रोटीन जो न्यूरोनल के अंदर जो न्यूरॉन के लिए सही नहीं है, वो बन जाए तो उसको किल करने के काम करती है। अगर इन दोनों के अंदर म्यूटेशन आ जाए, ये दोनों ख़राब हो जाएं, तो ये दोनों अपना अपना काम नहीं करेंगी, और जिसकी वजह से क्या होगा कि पार्किंसन की जो डिजीज़ है वो आपकी वर्स, जो पेशेंट है वो और भी जो है ना वो वर्स की तरफ चला जाएगा, और उसकी डिजीज़ के अंदर एग्रीवेशन आ जाएगी, यानी कि वो उसकी जो डिजीज़ है वो ज़्यादा से ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। अब इसके बाद जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट कुछ नोट्स हैं वो मैं लिख लेता हूँ, उसके बाद हम जो है ना वो ड्रग्स के ऊपर आएंगे। जनाब कुछ टॉक्सिन की भी बात कर लेते हैं जो न्यूरोटॉक्सिन है, और वो जाके क्या करती हैं कि डोपामिनर्जिक जो न्यूरॉन है उनको जो है ना इफ़ेक्ट करती हैं। और अगर डोपामिनर्जिक न्यूरॉन के अंदर इफ़ेक्ट आएगा, वो डिजनरेशन उसकी होगी ड्यू टू द एनी न्यूरोटॉक्सिन, किसी भी टॉक्सिन की वजह से, तो डोपामीन का लेवल क्या होगा, कम होगा। और डोपामीन का लेवल कम होगा तो क्या होगा कि आपके जो फर्दर जो प्रोसेस है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने कहा था कि डोपामीन D1 से बाइंड होता है, D2 से बाइंड होता है और अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, और तब जाके जो है ना वो आपकी बॉडी जो मूवमेंट करती है। अब उस मूवमेंट से रोकने के रुक जाएगा, क्यों कि डोपामिनर्जिक न्यूरॉन डोपामिन पैदा नहीं कर रहा। और वो क्यों नहीं पैदा कर रहा, क्योंकि कुछ टॉक्सिन ऐसे हैं कि जो वो इफ़ेक्ट करते हैं इस डोपामिनर्जिक न्यूरॉन को। देखें जी, न्यूरोटॉक्सिन जो पार्किंसन डिजीज़ में आती हैं वो है, कैलिफोर्निया के अंदर एक इंसिडेंस हुआ था, उसको कहते हैं फ्रीजन एडेक्ट सिंड्रोम। फ्रीजन एडेक्ट सिंड्रोम की ये डिजीज़ जो थी ये कैलिफोर्निया में हुई थी। और ये क्यों हुई थी कि कुछ लोगों ने काइनाबेज नाम से एक चीज़ थी, वो एडिक्शन के तौर पर या आप इस तरह के एब्यूज़ के तौर पर वो यूज़ की थी, जिससे जो है ना उनको एक डिजीज़ हुई जिसको कहते थे फ्रीजन का मतलब ये था, फ्रीजन एडिक्ट सिंड्रोम यानी फ्रीज हो जाना, यानी कि वो फ्रीज हो गए थे, उनकी मूवमेंट नहीं हो रही थी, इस वजह से उसको फ्रीजन एडिक्ट सिंड्रोम का नाम भी दिया गया। अब कैनाबेस की जब उस पेशेंट की जब एनालिसिस की गई, उनको जब देखा गया, उनके जब टेस्ट वगैरह किए गए, तो उनके अंदर एक चीज़ पाएगी कैनाबेस। और उसकी कैनाबेस को अगर आप देखें तो ये जो है ना इसकी अगर आपने फार्मूला, अगर उसका केमिकल फार्मूला अगर आप देखें तो उसको नाम दिया गया MPTP, 1-methyl 4-phenyl 1,2,3,6 ट्राईहाइड्रोपायराडीन के नाम से इसको जाना गया, और इसको जो है ना नाम दिया गया फ्रीजन एडिक्ट सिंड्रोम। और ये इसकी एनालिसिस करने के बाद ये कहा गया कि MPTP जो है ना वो रिस्पॉन्सिबल थी कि इनको जो है ना फ्रीजन एडिक्ट सिंड्रोम हुआ था। अब ये MPTP ने क्या किया, MPTP ने ये किया कि MPTP जनरेट किससे हुआ, कैनाबेस से। कैनाबेस किस लिए यूज़ किया गया, एडिक्ट के लिए, एब्यूज़ के लिए यूज़ किया गया। अब MPTP ने क्या किया कि ये बआसानी ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकता था। अब इसने, क्योंकि इसका इफेक्ट न्यूरॉन के ऊपर था, तो ये इसकी एबिलिटी थी MPTP की, जो 1-methyl 4-phenyl 1,2,3,6 ट्राईहाइड्रोपायराडीन की, कि ये जो है ना ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकता था। जैसे ही इसने ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस किया तो वहाँ पर एक एंजाइम था MAO-B ने इसको कन्वर्ट किया, रिमूव किया इससे OH को। अब जो हाइड्रोजन ग्रुप इससे रिमूव हुआ
तो ये इस एक फॉर्म के अंदर आ गया जिसको MPP कहा जाता है, मिथाइल फेनाइल पैराडीन। अब मिथाइल फेनाइल पैराडीन क्या हुआ, एक स्टेट के अंदर आ गया जिसको कहते थे अक्यूट मेटाबॉलिक स्टेट के अंदर आ गया, जो ब्रेन के लिए टॉक्सिक था। और वो टॉक्सिक था तो उसने क्या किया कि अटैक किया किसके ऊपर, डोपामिनर्जिक न्यूरॉन के ऊपर। और वो भी कौन से डोपामिनर्जिक न्यूरॉन, जो आपके जो है ना वो सब स्टेंशिया नैग्रा पर कम्पेक्टा और जो कार्पस कार्पस इसके अंदर जो पाया जाता था, यानी कि कैडेट न्यूक्लियस और कैडेट पिटामिन, जो इनको जो हम कहते थे, उनके बीच में जो डोपामिनर्जिक न्यूरॉन पाया जाता था, उन डोपामिनर्जिक न्यूरॉन को इस क्या कहते हैं MPPP ने क्या किया, अटैक किया, जिससे उनकी डिजनरेशन हुई, वो ख़राब हुए, उनके अंदर जो है ना वो और उन डोपामिनर्जिक न्यूरॉन को इस काबिल नहीं छोड़ा कि वो डोपामिन को प्रॉपरली रिलीज करें, और डोपामिन की जो क्या कहते हैं लेवल था वो कम हुआ। डोपामिन का लेवल कम हुआ तो D1 से भी बाइंड नहीं हुआ और D2 से भी बाइंड नहीं हुआ, और इन दोनों से बाइंड ना होने की वजह से जो इफेक्ट प्रोड्यूस होने थे वो यही थे कि आपको जो है ना वो पार्किंसन यानी कि फ्रीजन एडेक सिंड्रोम की जो डिजीज थी, मूवमेंट के अंदर जो एबिलिटी थी वो ख़त्म हो गई। दोबारा से एक दफ़ा कह लेता हूँ कि न्यूरोटॉक्सिन ऐसी चीज़ें हैं जो ब्रेन के अंदर जो है ना वो इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं। कैलिफोर्निया के अंदर एक ड्रग थी, लोगों ने यूज़ की कैनाबिस नाम से। इसने क्या किया कि उसको फिर जो है ना अगर उसकी एनालिसिस की गई तो MPTP यानी कि ये चीज़ इसके अंदर पाएगी, वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकने की काबिल एबिलिटी रखती थी। माओ एंजाइम इसको कन्वर्ट कर रहा था MPPP के अंदर, और वो फिर जो है ना अक्यूट मेटाबॉलिक जो है ना वो स्टेट के अंदर आने के बाद ब्रेन टॉक्सिन था, न्यूरोनल टॉक्सिन था, वो उसने डोपामिनर्जिक न्यूरॉन को अटैक किया, जो आपके जो है ना SNPC और CS के दरमियान जो डोपामिनर्जिक न्यूरॉन थे उनको जो है ना किल किया, ख़राब किया, जिससे जो है ना वो उनकी एबिलिटी ये थी कि डोपामिन को पैदा करना, ख़राब होने की वजह से डोपामिन नहीं पैदा हुआ और नहीं सिंथेसाइज हुआ। अगर ये सिंथेसाइज नहीं हुआ तो अपने रिसेप्टर से बाइंड ना होने की वजह से पार्किंसन की डिजीज़ उनके अंदर आई और उन पेशेंट के में ये डिजीज़ पाएगी। अब हम जो है ना जो ड्रग्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं, अब हम उसको देखेंगे क्योंकि तकरीबन हम लोगों ने जितना इसके बारे में पढ़ना था, पार्किंसन डिजीज़ के बारे में, फेमिलियल पार्किंसन डिजीज़ और न्यूरोटॉक्सिन पार्किंसन डिजीज़, उसको हम समझ चुके हैं। इसके अलावा इसकी जो पैथोफिजियोलॉजी थी पार्किंसन डिजीज़ की, वो इससे पहले वाले लेक्चर में हम कवर कर चुके हैं। अब हमारा काम सिर्फ रह गया है ड्रग्स के बारे में कि कौन सी ड्रग्स जो है ना वो पार्किंसन डिजीज़ में काम करती हैं। आइए उनको देखते हैं। पहले मैं लिख लेता हूँ। आइए जनाब जल्दी से जो है ना वो पार्किंसन जो डिजीज़ है उसकी जो ट्रीटमेंट है उसको देख लेते हैं, क्योंकि हम लोग इतना एबिलिटी इस के जितने हमने प्रीवियस वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 को जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं, तो अभी हमारी इतनी एबिलिटी हो चुकी है कि हम जो है ना ट्रीटमेंट के ऊपर आ जाएं, ड्रग जो है ना वो किस तरीके से पार्किंसन डिजीज़ में काम करती हैं। हम बार बार बोल रहे हैं कि पार्किंसन डिजीज़ के अंदर क्या हो रहा है कि डीजनरेशन हो रही है किसकी, डोपामिनर्जिक न्यूरॉन की। डोपामिनर्जिक न्यूरॉन क्या करते हैं, वो डोपामिन को रिलीज़ करते हैं। डोपामिन प्रॉपर अमाउंट में रिलीज़ होता है तो वो अपने D1 और D2 रिसेप्टर से बाइंड होता है। उसके बाद फिर वो आने वाली न्यूरॉन्स को या एक्साइटेड करेंगे या इनहिबिट करेंगे, जिससे जो है ना वो प्रॉपर सिग्नल जो है ना वो जो ब्रेन को मिला हुआ होता है मूवमेंट के लिए, और वो फिर वो भेजता है वापस कॉर्टेक्स को वाया थैलेमस। थैलेमस फ्री कर देते हैं, थैलेमस को हमने फ्री किया हुआ होता है, वो सही तरीके से वो मूवमेंट जो है ना वो ब्रेन को वापस भेजता है कि आप मूवमेंट करें मसल्स की, जिससे जो है ना स्मूथ मसल मूवमेंट हो जाती है। यानी कि अगर कहीं पर भी डोपामिनर्जिक न्यूरॉन की डिजनरेशन हो जाए तो उससे क्या होगा कि डोपामिन का लेवल कम होगा, और उसके बाद जो उसके रिसेप्टर से जो बाइंडिंग होगी वो नहीं हो पाएगी, और जो न्यूरॉन है वो अपना जो आने वाले न्यूरॉन है उनको आप इनहिबिट या एक्साइटेड नहीं कर सकते, जिससे जो है ना वो थैलेमस जो है ना वो अपना काम स्मूथ नहीं कर पाएगा और आपको जो है ना वो जो
स्मूथ मूवमेंट है बॉडी की वो नहीं होगी, यानी कि पेशेंट को ट्रिमर्स आएंगे, कांपता है उसके जो पेरिफ्रीज हैं, और इसके अलावा जो है ना वो रिजिडिटी आ जाती है, स्मूथ मूवमेंट नहीं होती। हम बार बार कह रहे हैं, एक ही बात कह रहे हैं कि डोपामिन का लेवल कम हो रहा है, डोपामिन का लेवल कम हो रहा है। तो इसी तरीके से हम कह रहे हैं कि डोपामिन का लेवल कम हो रहा है, ये न्यूरोट्रांसमीटर है, और एसिटाइलकोलिन का लेवल इसके अंदर ज़्यादा होगा। अगर आप पार्किंसन पेशेंट जो डिजीज़ होता है उसका जो पेशेंट होता है उसके अगर आप एनालिसिस करेंगे वाया किसी भी इन्वेस्टिगेशन के से या ब्रेन की एनालिसिस करेंगे तो डोपामिन का जो लेवल है वो कम होगा, एसिटाइलकोलिन का लेवल ज़्यादा होगा। अब वो किस तरह होगा देखें जी, जैसा हमने कहा कि डोपामिन का लेवल कम होगा, एसिटाइल का लेवल ज़्यादा होगा, तो डोपामिनर्जिक न्यूरॉन कहाँ पाए जाते हैं? ये SNPC यानी कि सबस्टेंशिया निग्रा पार कंपैक्टा और CS कार्पस स्ट्रेटम के बीच में जो है ना वो क्या पाया जाता है? आपका डोपामिनर्जिक न्यूरॉन, जो डोपामिन को रिलीज करता है। नॉर्मल की बात कर रहा हूँ अभी फिलहाल। नॉर्मल में क्या होता है, डोपामिन सही तरीके से रिलीज हो रहा है तो वो क्या करेगा कि कोलिनर्जिक न्यूरॉन से एसिटाइलकोलिन जो रिलीज हो रहा है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, उसको बैलेंस करने की कोशिश करेगा या उसको कम करने की कोशिश करेगा, यानी कि उसको एक अमाउंट के अंदर रखता है, उसको अपने काबू के अंदर रखता है। क्यों रखता है? कि डोपामिन का लेवल आपका बहुत प्रॉपरली काम कर रहा है। अब क्या हुआ कि ये न्यूरॉन्स काम नहीं कर रहे, डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स जो है ना वो काम नहीं कर रहे, तो डोपामिन प्रॉपर अमाउंट में रिलीज होगा? नहीं, कम रिलीज होगा। अब अगर ये कम रिलीज होगा तो इसका कंट्रोल कोलिनर्जिक न्यूरॉन से निकलने वाले एसिटाइलकोलिन पर होगा? नहीं होगा। तो एसिटाइलकोलिन आपका क्या होगा? राइज होगा। इससे भी जो है ना वो इफेक्ट जो है ना मूवमेंट के अंदर पड़ती है। एक तो ये था। दूसरा ये था, अभी हम ये देख लेते हैं कि ड्रग किस तरह काम करते हैं। ड्रग इस तरह काम करते हैं, देखें जी, ये क्या होता है कि ये डोपामिन है जो वेसिकल्स के अंदर बंद होता है, तो ये जिस तरीके से जो है ना वो आयनिक चेंजेस होती है, तो एक्सोसाइटोसिस की वजह से डोपामिन जो है ना वो साइनेप्टिक रीजन के अंदर आ जाता है। ये प्री साइनेप्टिक पोर्शन है न्यूरॉन का, ये पोस्ट साइनेप्टिक पोर्शन है, और पोस्ट साइनेप्टिक पोर्शन के अंदर D1 और D2 जो है ना वो रिसेप्टर पाए जाते हैं। अब ये क्या करते हैं कि ये अपने रिसेप्टर से डोपामिन बाइंड होगा, D2 से भी बाइंड होगा, और वो अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। आप इससे पैथोफिजियोलॉजी बाद में पहले वाली वीडियो में हमने बता दी है, बार बार जो है ना उसको हम रिव्यू नहीं कर सकते, लेकिन D1 और D2 से बाइंड होने के बाद आपको जो है ना वो इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, जिससे मूवमेंट आपकी बेहतर हो जाती है। क्यों? कि आपका डोपामिन का लेवल प्रॉपर था, वेसिकल से रिलीज हुआ। लेकिन क्या होता है कि कुछ जो है ना वो डोपामिन यहाँ से रीअपटेक हो जाते हैं, जो डोपा डेट के जरिए यहाँ पर जो है ना डोपामिन ट्रांसफेज जो क्या कहते हैं आपके जो ट्रांसपोर्टर्स होते हैं वो वापस से डोपामिन को यहाँ पर रीअपटेक कर लेते हैं और फिर वेसिकल के अंदर पैक होता है। और इसके में भी इसके लिए भी कुछ यहाँ पर मूवमेंट है। इस हम पैथोफिजियोलॉजी में बता चुके हैं कि कौन सी चीज़ के लिए ज़रूरी है ताकि वापस से रीपैकिंग करें। और MAO-B भी यहाँ पर प्रेजेंट रहता है, जो इन एक्स्ट्रा डोपामिन है या डोपामिन के लेवल को कम करने के लिए रहता है, यानी कि डोपामिन की डिजनरेशन करता है, डोपामिन को कम करता है। एक तो ये एक एंजाइम है जो डोपामिन के लेवल को कम करता है। इससे भी पार्किंसन के डिजीज जो पेशेंट होता है उसको इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। दूसरा, यहाँ पर ग्लेलियल सेल पाए जाते हैं, वहाँ पर भी MAO-B प्रेजेंट रहता है, और कुछ अमाउंट में जो है ना डोपामिन यहाँ पर आ जाता है। और ये दोनों जो है ना MAO-B और COMT यानी कि MAO-B मोनोअमाइन ऑक्सीडेज और केटिकल ओ मिथाइल ट्रांसफेज केटिकल ओ मिथाइल ट्रांसफेज, ये जो एंजाइम है, ये दोनों एंजाइम जो क्या करते हैं, ये डोपामिन के लेवल को कम करते हैं। तो हमने ड्रग्स में क्या क्या करना है कि हमने ड्रग में ये करना है कि सबसे पहले तो ये MAO-B और COMT से भी डोपामिन को बचाना है। इसके अलावा जो है ना कुछ यहाँ पर जो है ना वो ऐसी ड्रग्स देनी है जो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सके, क्योंकि डोपामिन जो है ना वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता। तो हमें ऐसी ड्रग देनी है जो डोपामिन को ब्लड ब्रेन बैरियर से क्रॉस करके यहाँ पर लेकर आए और वो फिर अपने रिसेप्टर से बाइंड हो जाए। समझ में आ गई? अब देखते हैं कि ड्रग कौन कौन सी हैं। दोबारा से थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं जल्दी से, क्योंकि ये डोपामिनर्जिक न्यूरॉन जो है ना वो क्या करते हैं, एसिटाइलकोलिन को डोपामिन को रिलीज करते हैं, लेकिन इनकी डिजनरेशन की वजह से ये डोपामिन को रिलीज नहीं कर पा रहे। अभी हमने बाहर से डोपामिन देना है ताकि वो बाहर से डोपामिन आए और अपने D2 और D1 रिसेप्टर से बाइंड हो और वो स्मूथ मसल जो मूवमेंट है उसको इफेक्ट को प्रोड्यूस कर सके। इसके लिए हमने क्या करना है कि एक तो डोपामिन को लेकर आना है, दूसरा क्या करना है कि इन एंजाइम से भी उस डोपामिन को बचाना है। इसके लिए ड्रग्स काम करती हैं, वो ड्रग्स कौन कौन सी उसके बारे में थोड़ा सा पहले मैं लिख लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। आइए देखते हैं।
आइए जनाब, ड्रग लिखी है मैंने जो पार्किंसन डिजीज के पेशेंट के अंदर यूज होती है। सबसे पहली जो ड्रग है वो लीवोडोपा है। अब लीवोडोपा को हम डोपामिन में दे सकते थे, लेकिन डोपामिन जैसे मैंने आपको कहा कि इस ब्लड ब्रेन बैरियर को, जो मैंने यहाँ ये ड्रॉ किया हुआ है ये स्ट्रेट लाइन से, ये ब्लड ब्रेन बैरियर है। अब ये इस ट्रिपल बी को क्रॉस नहीं कर सकता ये डोपामिन, सही है। तो हमने ऐसी ड्रग इसके साथ देनी है जो इस ट्रिपल बी को अपने साथ लेके अंदर जा सके, यानी ये कैपेबिलिटी उसको हो कि वो जो है ना वो क्रॉस कर सके इस ट्रिपल बी को। तो वो कौन सी है, उसको हम कहते हैं लीवोडोपा। लीवो आइसोमर, लेफ्ट रोटेटेड आइसोमर, डेक्स्ट्रो आइसोमर, ये ड्रग इस फार्मूले से बनी हुई केमिकल के नाम है, केमिस्ट्री है इसमें, जो लाइट पड़ने से जो है ना लेफ्ट रोटेट कर देते हैं लाइट को। तो ये लीवोडोपा है, यानी कि लेफ्ट रोटेटेड आइसोमर ड्रग्स हैं। ये क्या करती हैं कि ये जो है ना इस ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकती हैं और आपकी जो है ना वो डोपामिन को विद लीवो, यहाँ पर आपकी जो है ना वो ब्रेन के जो एरिया है जहाँ पर आपके न्यूरॉन्स हैं और वहाँ पर पहुँच चुकी हैं। ये अब अपने न्यूरॉन्स को ढूंढेंगी, बेजल गैंग्लिया के पास जाएंगी और बेजल गैंग्लिया में अगर आपको पता होगा कि इसके जो रिसेप्टर हैं डोपामिन के वो D2 और D1, ये आएंगे और अपने D2 और D1 रिसेप्टर से बाइंड हो जाएंगी। लेकिन लीवोडोपा के साथ एक मसला और है कि ये पेरिफेरी के अंदर, ये जो मेरी पेरिफेरी साइड बनाई हुई है, यानी कि जो ब्लड ब्रेन बैरियर से पहले वाले साइड के ऊपर क्या होता है कि एक एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं डोपा डी कार्बोक्सिलेज, डोपा डी, यानी कि डी एंजाइम को कहते हैं। डोपा डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम क्या करता है कि इस लीवोडोपा की को डिग्रेड करता है, यानी कम करता है। आप ड्रग लेंगे, अगर ये एंजाइम आपकी बॉडी के अंदर होगा तो पेरिफेरी के अंदर ज़्यादा होगा तो वो इस लीवोडोपा को ज़्यादा से ज़्यादा कम करेगा। तो अभी हमें ऐसी ड्रग भी चाहिए कि इस एंजाइम को हम रोक सकें, ताकि जो है ना प्रॉपर अमाउंट के अंदर जो डोपामिन है वो ब्लड ब्रेन बैरियर से क्रॉस हो सके। तो इसके लिए हम दूसरी ड्रग इसके कम्बिनेशन में देते हैं, उसको हम कहते हैं कार्बिडोपा, जो डी एंजाइम को, जैसे मैंने आपको कहा कि डोपा डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम को इनहिबिट कर सके। तो ये इस एंजाइम को क्या करेगा, इनहिबिट कर देगा, जिससे जो है ना आपका लीवोडोपा प्रॉपर अमाउंट के अंदर ट्रिपल बी को क्रॉस करने के बाद अपने रिसेप्टर से बाइंड हो जाएगा और अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। ये दो ड्रग्स होंगे। तीसरे नंबर पर ड्रग जो है ना वो माओ बी इनहिबिटर है। जैसे मैंने आपको कहा कि ये इस एंजाइम को भी हमने रोकना है, ताकि जो है ना वो ये जो डोपामिन का लेवल जितना ज़्यादा, ये ड्रॉ करने का मकसद भी यही था ताकि हम आपको ये बता सकें कि माओ बी जो ड्रग्स हैं वो भी काम करते हैं, और माओ बी एंजाइम को रोकना भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ताकि डोपामिन का लेवल जो है ना वो कम ना हो सके और प्रॉपर अमाउंट के में रहे, या ताकि जो है ना वो अपने रिसेप्टर से बाइंड हो और फिर इफेक्ट प्रोड्यूस कर सके। तो माओ बी इनहिबिटर में जो ड्रग्स हैं वो हैं सिलिगालिन और रेजोगलिन। ये दो ड्रग्स मैंने यहाँ पर लिखी हुई, लेकिन आप जो है ना वो चेकआउट कर लीजिएगा, और बहुत सारी ड्रग्स आती हैं। इसके बाद जो है एक और एंजाइम मैंने आपको कहा था, कॉम्ट एंजाइम को भी हमने जो है ना इनहिबिट करना है, क्योंकि ये भी जो है ना वो डोपामिन को जो क्या कहते हैं इसके लेवल को कम करता है, यानी कि डिग्रेड करता है, उसको ख़त्म करने की कोशिश करता है। तो हमने इस एंजाइम को भी इनहिबिट करना है। इस एंजाइम को इनहिबिट करने के लिए एंटेकापोन और टोलोकापोन के नाम से जो ड्रग्स हैं वो आती हैं, वो भी मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। और भी बहुत सारे ड्रग्स आती हैं, लेकिन वो कॉम्ट इनहिबिटर हैं, तो आप सर्च आउट कर लीजिएगा। लेकिन आपको एक मैकेनिज्म मिल गया कि ये क्या करेंगे, कॉम्ट इनहिबिटर हम क्यों यूज़ करते हैं, माओ इनहिबिटर हम क्यों यूज़ करते हैं, कार्बिडोपा हम क्यों यूज़ करते हैं, ताकि डबल डी आई को हम ब्लॉक कर सकें और लीवोडोपा अपना प्रॉपर काम कर सके। इसके अलावा जो एक और चीज़ है D2 एगोनिस्ट, यानी कि डोपामिन जो रिसेप्टर है इसके एगोनिस्ट हैं। ये क्या करते हैं कि इस रिसेप्टर को जो है ना वो एक्टिव कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि जो बाकी का जो प्रोसेस होता है जो हमने इससे पहले पढ़ चुके हैं वो इसके अंदर इफेक्टनेस आएगी, और आपके जो है ना वो पार्किंसन डिजीज़ के अंदर जो है ना वो एक इम्प्रूवमेंट आएंगी। इसके अलावा डोपामिन फैसिलिटेटर ड्रग्स भी आती हैं, जो डोपामिन को फैसिलिटेट करती हैं, यानी डोपामिन को एक्टिव ज़्यादा उससे काम ले लेते हैं। वो भी ड्रग्स हैं, छठे नंबर पर आते हैं। वो इसके अंदर जो है ना एमेंटाडाइन के नाम से ड्रग है, एमेंटाडाइन के नाम से ड्रग है। अब आप जो है ना ये क्या है, डोपामिन फैसिलिटेटर है, डोपामिन फैसिलिटेटर के नाम ड्रग्स हैं जो डोपामिन को फैसिलिटेट करेंगे, या डोपामिन का ख्याल रखेंगे और डोपामिन को बचाते रहेंगे, और जो अपने रिसेप्टर से बाइंड होने के काम करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर तकरीबन 5 से 6 टाइप्स की ड्रग्स हैं जो हम एंटी पार्किंसन जो पेशेंट होता है उसको ट्रीट करने के लिए हम ड्रग्स यूज़ करते हैं। लीवोडोपा है, कार्बिडोपा है, और माओ इनहिबिटर है, कॉम्ट इनहिबिटर है, D2 एगोनिस्ट है, और डोपामिन फैसिलिटेटर हैं। तो ये तो था आज का हमारा टॉपिक अबाउट पार्किंसन डिजीज
उसके जो जितने भी हमने यहाँ पर टॉक्सिन पढ़े हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट थे, कुछ और जो इंपॉर्टेंट इश्यूज़ थे वो हमने इस वीडियोस के अंदर ख़त्म की, और इंपॉर्टेंट ड्रग्स थी जो हमने इसको समझा, किस तरीके से ड्रग्स जाते हैं, अपना काम करते हैं, किस किस एंजाइम को ब्लॉक करते हैं, कौन कौन सी चीज़ों को क्या कहते हैं एगोनिस्ट यानी कि उसको तेज़ करते हैं या डोपामिन के लेवल को बढ़ाते हैं, किस तरीके से लीवोडोपा जो है ना वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता है, डोपामिन क्रॉस नहीं कर सकता तो आप लीवोडोपा देंगे। और लीवोडोपा को डिग्रेड करने के लिए एक और चीज़ है डोपा डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम, उसको भी हमने ब्लॉक करना है ताकि लीवोडोपा प्रॉपर अमाउंट के अंदर आ सके। ये तो था आज का लेक्चर, इसमें कहीं पर भी मुझसे मिस्टेक हो गई हो आपने लाजमी मुझे मेंशन करना है और कमेंट्स में, और मुझे जो है ना और भी जो है ना वो क्या कहते हैं बता देनी है कि मैं अपने वीडियोस को किस तरीके से इम्प्रूव कर सकता हूँ, अच्छा बना सकता हूँ, प्रॉपर तरीके से आपको जो है ना वो ये वीडियो आपके लिए जो है ला सकूँ। इसके अलावा और भी अगर आपको क्या कहते हैं किसी भी ड्रग्स या किसी भी सिस्टम के ड्रग्स के बारे में अगर आपको वो वीडियोस बनाने के लिए आप कहेंगे तो वो भी कमेंट्स के अंदर लिख दीजिएगा। यहाँ तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया, बाय बाय।